BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। में आज भारत को बंद कर दिया गया। यानी 21 अगस्त है और 21 अगस्त को पूरे भारत को बंद का आह्वान किया गया है। और इस वक्त हम सिवान के हॉस्पिटल मोड़ पे खड़े हैं। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेन तिनमुहानी है उसको बंद कर दिया गया है, या फिर आप बबुनिया मोड़ की तरफ भी देख सकते हैं। यानी इधर आने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। तमाम दुकानें बंद कराई जा रही हैं, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही चालू हैं। लेकिन आखिर इस बंद के पीछे का क्या कारण है, क्या वजह है कि भारत को आज बंद रखा गया है, इस पे विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ गणेश राम जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। पेशे से अधिवक्ता हैं और ये भी आज भारत बंद के लेके आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बैनर लेके ई रिक्शा पे घूम रहे हैं और लगातार लोगों को बंद करने का आह्वान कर रहे हैं। गणेश जी, जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है ये भारत बंदी के, जो लोग देख रहे हैं, जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर आप लोग सड़कों पे क्यों उतरे हैं? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और सिवान वासियों को भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आज सिवान वासी इस बंदी का समर्थन करके हम लोगों का हौसला को बुलंद किया। जहां तक प्रश्न है आज के बंदी का, आपने प्रश्न किया कि आज के बंदी का क्या कारण है, तो आपको मालूम है कि 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की एक पीठ ने SC ST के आरक्षण के वर्गीकरण पर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय लोगों का मानना है कि SC ST में कुछ लोग आरक्षण का फायदा लेकर के बहुत ऊपर बढ़ गए हैं, उन लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। बात सुनने और देखने में भी तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आपको जैसा कि मालूम है कि आज देश की आज़ादी को 78 साल हो गए। 78 साल पहले इस देश के संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, आज से 78 साल पहले जो SC के लिए 15% और ST के लिए 7.5% रिजर्वेशन का प्रावधान किया, वही आज 78 साल बाद भी वही परसेंटेज है, जबकि जनसंख्या 4 गुना बढ़ गई, परसेंटेज वही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान नहीं गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आप लोग परसेंटेज में विस्तार भी चाहिए, विस्तार भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये जज फैसला सुनाने वाले लोग हैं, मैं मूल बिंदु पर आपको ले जाना चाहता हूं कि जो लोग देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हैं, उन लोगों के लिए कोई परीक्षा नहीं होती है। एक चौकीदार की बहाली के लिए परीक्षा होती है, एक होमगार्ड की बहाली के लिए परीक्षा होती है, एक सिपाही की बहाली के लिए परीक्षा होती है, एक किरानी क्लर्क की बहाली के लिए परीक्षा होती है, CO BDO DSP के लिए बिहार लोक सेवा आयोग से परीक्षा होती है, SP और कलेक्टर के लिए भारत लोक सेवा आयोग से बहाली होती है, संघ लोक सेवा आयोग से। लेकिन न्यायिक सेवा आयोग का गठन आज तक नहीं हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट के जजों की बहाली परीक्षा से हो सके। तो आपको बता दें कि मात्र 136 घरों के जज कॉलेजियम सिस्टम से सुप्रीम कोर्ट का जज बनते हैं। जो उनके लिए क्या योग्यता है, तो उनके बाप दादा कोई सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। ये कौन सी योग्यता हुई? तो जिनके बाप दादा जज हुए वो आज जज बनेंगे, लेकिन आपके हमारे बच्चे जज नहीं। कहानी तो वही होगा कि राजा का बेटा ही राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और उसी को विरोध भी आप लोग उसी का विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात है कि आपको बता दें कि आज खुलेआम SC ST पर, गरीबों पर जुल्म ज्यादती हो रहा है। अभी मुजफ्फरपुर में एक 14 बरस की दलित की छात्रा को उसके घर से उसके माँ बाप के सामने से बंदूक के नोक पर उठा लिया गया और ले जा करके चंवर में 5-7 आदमी के द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया। उसके गुप्तांग में चाकू और रड डाला गया
और उसके स्तन को काट लिया गया। इतना बड़ा घिनौना काम किया गया, जबकि जज साहब लोगों को ही पावर है पेपर के कटिंग के आधार पर, आपके इस वीडियो के फुटेज के आधार पर डायरेक्ट संज्ञान लेकर के और दोषी को सजा दे सकते हैं। लेकिन इस पर जज साहब का ध्यान नहीं गया, अभी कोई संज्ञान जज साहब ने नहीं लिया। तो मेरी मांग है आज के इस हड़ताल के माध्यम से कि न्यायिक सेवा आयोग का गठन हो, कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त किया जाए और SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण को बंद किया जाए। तीसरा, आप देखते होंगे कि आज एक SC/ST समाज के लोगों का कवच का काम करता था, कवच का काम करता था ये SC/ST एक्ट कवच का काम करता था। लेकिन SC/ST एक्ट में ढिलाई करके प्रशासन और उस ढीला छोड़ दिया। आरक्षण में जो वर्गीकरण हो रहा है, तो ये सिर्फ आप लोगों को उसका फायदा क्यों मिले, ये भी लोग सवाल कर रहा है। सिर्फ आप लोगों को उसका फायदा क्यों मिले, बाकी लोगों को जो आर्थिक रूप से कमजोर उनको फायदा क्यों नहीं मिले? सबसे पहले मीडिया के साथी आपको मैं बता दूं कि आरक्षण का प्रावधान आर्थिक आधार नहीं है। आप लोग से भी आग्रह करेंगे संविधान को थोड़ा उलट के पढ़ने का। लोग ये कहते हैं, नहीं, मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा, आपके माध्यम से उन लोगों से आग्रह करूंगा कि संविधान को पढ़ने की जरूरत है। संविधान का आरक्षण का आधार संविधान नहीं है, संविधान का आधार आरक्षण आर्थिक नहीं है। संविधान आरक्षण का आधार सामाजिक है, शैक्षणिक है। जो सामाजिक रूप से शैक्षणिक रूप से पिछड़े हों उनको आरक्षण देना है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आर्थिक आधार होता तो आज जीतन राम मांझी कमजोर नहीं है आर्थिक दृष्टिकोण से। लेकिन जीतन राम मांझी एक बिहार सरकार का मुख्यमंत्री होते हुए एक मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर को धोया जाता है, उस मंदिर को धोया जाता है। इस देश का, एक सेकंड, इस देश का उप प्रधानमंत्री, तत्कालीन उप प्रधानमंत्री माननीय जगजीवन बाबू, एक सेकंड, आपने देखा, आप लोगों ने देखा, अगर आर्थिक आधार होता आरक्षण का तो इस देश का तत्कालीन उप प्रधानमंत्री आदरणीय जगजीवन बाबू इस देश के उप प्रधानमंत्री थे। और जब संपूर्णानंद की मूर्ति का तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए इमरजेंसी सेवा जो कहा गया था कि बहाल किया गया, एम्बुलेंस जब आ रही है उसको जाने दो, उसको जाने दो, पहले उसको रास्ता दिया गया है और उसको बढ़ाओ नहीं भैया, ऐसा नहीं है, एम्बुलेंस आ रहा है तो उसको रास्ता नहीं दिया जा रहा है। जाइए तो बढ़ क्या होगा। लेकिन उस बंदी के दौरान भी उसी को मीडिया वाला लेगा करेगा कि एम्बुलेंस भी रख लिया गया। एम्बुलेंस जो इमरजेंसी सेवा के लिए जा रहा था, उस एम्बुलेंस को भी यहाँ पे उसी को मीडिया वाला लेगा करेगा कि एम्बुलेंस को रोक लिया। देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो बंदी है इसमें इमरजेंसी सेवाओं में किसी को किसी तरह की बाधा नहीं आ रही है। तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा कि एम्बुलेंस को भी पास कराएगा। जी जिससे हम लोग बातचीत कर रहे थे। हाँ, अभी आपने कहा कि आर्थिक आधार पर, तो मैंने कहा कि संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं है। मैं बता रहा था आपको कि माननीय जगजीवन बाबू इस देश के उप प्रधानमंत्री थे और जब उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण किए उप प्रधानमंत्री होते तो उस संपूर्णानंद की मूर्ति को गंगा जल और दूध से धोया गया। तो उसके बाद अभी इस देश की राष्ट्रपति आदरणीय मुर्मू जी हैं और आदरणीय मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होते हैं, उनको भी मंदिर में जाने से रोक दिया गया। तो इस देश में आरक्षण का प्रावधान आर्थिक नहीं है, सामाजिक है। अभी भी सामाजिक दृष्टिकोण से शेड्यूल कास्ट के लोगों को है। वो लोग सत्ता में बैठे उनको क्यों लगता है कि अब ये आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए या फिर इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए, क्यों उन लोगों को लगता है? देखिए, जो लोग सदियों से कुर्सी पर गरीब गुरबा लोगों को बैठते देखना नहीं चाहा, अच्छा कपड़ा पहनते नहीं चाहा, का मौका मिल रहा है। अब ये गरीब गुरबा लोग आरक्षण के बदौलत उनके बराबर में बैठ रहा है तो उनका तो कलेजा फटेगा,
उनका कलेजा फटेगा, नेचुरल है, स्वाभाविक है। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि ये लोग यहाँ पर बैठें। आप देखते होंगे, हम तो इस प्रदर्शन के माध्यम से भी मांग करना चाहते हैं कि इंटरव्यू में परीक्षाओं के इंटरव्यू को बंद कर दिया जाए, क्योंकि आप देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट का पिछड़ा वर्ग के लोग, आपको लगता है कि परीक्षा में जो इंटरव्यू होता है उसमें भी कहीं ना कहीं उसमें भी बेईमानी होती है, उसमें भी बेईमानी होती है। जब हमारे लोग युवा साथी हैं, इनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आज जिस तरह से आप लोग पूरे भारत को बंद किया है, और ये जो बात कह रहे हैं, परीक्षा जो होता है जैसे यूपीएससी और बीपीएससी का जिक्र कर रहे थे, जिसमें सारे परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया होती है, आपको क्या लगता है, जो युवा आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? क्या सोचते हैं? हम लोग के साथ कोर्ट के द्वारा इसमें सरकार के माध्यम से, सरकार को में से हटाते हुए हम लोग के साथ SC/ST वर्ग लोगों के आरक्षण में इसे समाप्त करने का जो प्रावधान आ रहा है, इसमें जहाँ तक हम सरकार की अहम भूमिका है जी, इसका जिम्मेवार कोई है तो मोदी सरकार। और आज आप लोग भारत बंद जो कर रहे हैं, भारत बंद में क्या कुछ आप लोग सावधानियां बरत रहे हैं? इसी वजह से मैंने देखा अभी नहीं, आपको सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, ऐसा नहीं आपको दिख रहा है। सब हम लोग जो शेड्यूल है उसका देखते हुए हम लोग पालन कर रहे हैं, सबका पालन जी, करते जी। हुए। चलिए, तो एक बात और कर लेते हैं अधिवक्ता साहब से। ये बताइए कि जिस तरह से सरकार ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, तो आए दिन लगातार अगर इस तरह से सरकार, चूंकि पहले भी हमने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, NRC और CA का भी आंदोलन चला, लंबा आंदोलन चला, किसान आंदोलन चला, लंबा आंदोलन चला, पहलवानों का आंदोलन चला, वो भी आपने देखा कैसे दिल्ली के इंटरव्यू दे रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। इसके अलावा हमने पहलवानों के साथ साथ किसानों को देखा, उसके बाद जवानों को देखा कैसे यहाँ पे। लेकिन सरकार अपना रवैया जो है वो बहुत सख्त रखती है। जैसे अमित शाह हैं, साफ तौर पे कहते हैं कि हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, बीच बीच में उनका बयान आ जाता है कि NRC तो हम लेकर आएंगे, इस तरह की बातें की जाती है। तो आपको लगता है कि आपके इस भारत बंदी से सरकार को कुछ असर पड़ने वाला है? बिल्कुल असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। आपने सुना होगा, देखा होगा, आपने सुना और देखा है कि जैसे हम लोग बंदी का आह्वान किए, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आने लगा कि हम इस बिल को लागू नहीं करने देंगे, इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। लेकिन उनके कथनी और करने में अंतर, यही बात मैं कहना उनके चाहता हूं, कहानी और कथनी में अंतर है। तो फिर कैसे यकीन करेंगे आप प्रधानमंत्री के बातों पर? जब वो प्रैक्टिकल संसद में विधेयक ला करके उसको पारित कर देंगे, हम विश्वास कर लेंगे। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, जब सरकार ये कहती है कि कोई बिल लेकर आते हैं तो किसानों के फायदा के लिए लेकर आते हैं, और किसान सड़क पर आ जाता है, जवानों के फायदे के लिए लेकर आ रहे हैं अग्निवीर योजना, जवान सड़क पर आ जाते हैं, मुसलमानों के फायदे के लिए लेकर आ रहे हैं, मुसलमान सड़क पर आ जाते हैं। आखिर क्या कहाँ कमी रह जाती है कि सरकार जिसके फायदे के लिए लेकर आती है बिल, वही लोग सड़क पर आ जाते हैं? अच्छा, सरकार अभी भी कह रही है कि आप लोग के फायदे के लिए। मैं आपको बता दूं, सरकार की ये मनसा गंदा है, गंदी मानसा है उनकी। वो जवानों के फायदे के लिए अग्निवीर योजना नहीं लाई है। आप बता दे बाबू बंधु, आप जवान हैं, आपको 4 साल नौकरी कराया जाए और आपका एज खत्म हो जाए, आपको 4 साल बाद रिटायर कर दिया जाए, बहाली की एज आपका खत्म हो गया, आप 60 साल जो बहाली का रिटायरमेंट का एज है, 4 साल में आप रिटायर हो गए, फिर आप बेरोजगार नहीं होंगे तो क्या करेंगे? 4 साल की नौकरी कोई नौकरी होती है? 4 साल में आप ट्रेनिंग में सीखने में रह जाएंगे, तब तक आपका जीवन अच्छा, सरकार अगर इस तरह के फैसले लाती है, जैसे सरकार ये कहती है कि आप लोग के हित में लेकर आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि अनुभवी अधिवक्ता होने के नाते आपको लगता है कि सरकार को पहले उन लोगों से विचार विमर्श कर लेना चाहिए? क्योंकि देखिए, उनके विधायक भी होते हैं, उनके सांसद भी होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके पार्टी के लोग होते हैं उनके, जो कि जनता के बीच रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि सरकार को इन सब बिल लाने से पहले लोगों के बीच विचार विमर्श भी कर लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मान्यवर कांसीराम साहब कहा करते थे कि छत की सीढ़ियाँ जब भी साफ होगी तो ऊपर से साफ होगी, नीचे से साफ नहीं होती है। छत की सीढ़ी जब भी साफ करते हैं तो नीचे से नहीं, ऊपर से। एक सिपाही अगर ईमानदार हो और DSP बेईमान हो तो उसकी ईमानदारी नहीं चलेगी। एक DSP ईमानदार हो और SP बेईमान हो तो उसकी ईमानदारी नहीं चलेगी। लेकिन अगर SP वो ईमानदार हो सब लोग तो पूरे जिले के पुलिस प्रशासन को ईमानदार बना सकता है। अगर इस एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ईमानदार हो तो प्रदेश को ईमानदार बना सकता है। देश का प्रधानमंत्री ईमानदार हो तो देश को ईमानदार बना सकता है। तो छत की सीढ़ियाँ ऊपर से साफ होती है, इसलिए
इसलिए मेरा कहना है कि वो कहते हैं लेकिन उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। सबसे इसके लिए मैं जनता को आगे लेकिन एक आखिरी सवाल, आज जब हम सिवान शहर में घूम रहे थे, जिस तरह से बंदी को देख रहे थे, उसमें आपकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। हमने देखा कि आप इस ई रिक्शा पे बैठ के लगातार माइक से अनाउंस कर रहे हैं और तमाम लोगों को गाइडलाइन कर रहे हैं कैसे इस बंदी को सफल बनाना है, उसके लिए आप काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस तरह के बंदी पे भी अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे, क्या कदम होगा आप लोग का? हम लोग ये अल्टीमेटम है, हम लोग का नारा है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। तो हम लोग ये अंगड़ाई करके दिखा रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। 7 दिन का आमरण अनशन करने का मुझे अनुभव है। मैं विद्यार्थी लाइफ में पटना विश्वविद्यालय में 7 दिन का अनशन कर चुका हूँ। 7वें दिन मेरा आमरण अनशन खत्म हुआ था। तो मेरा अनुभव है। मैं 2 बार विधानसभा, 1 बार लोकसभा लड़ा हूँ। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मेरी नैतिक जिम्मेदारी है समाज को दिशा और दशा देने का, समाज को दिशा और दशा देने का। आज मैं अपनी वकालत छोड़ करके लोगों के साथ बीच में आया हूँ, वकालत छोड़ करके लोगों के साथ बीच में आया हूँ, इसलिए कि इन गरीब गुरबा लोगों की लड़ाई कौन लड़ेगा। एक पढ़े लिखे होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है। मैं आम आवाम लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि आने वाले चुनाव में धरती के नेताओं को आप चुन करके भेजिए। धन और बल को दिखाने नहीं चुने जा रहे अभी। कहाँ भैया, अभी आप देख रहे हैं कि चुनाव में जो जितना पैसा लुटाता है वही MP MLA बन जाता है। तो उससे आम जनता की भलाई नहीं होगी। जब वो 5 करोड़ लुटाता है तो 5 साल में 10 करोड़ कमाएगा, तब जाकर के अपनी भरपाई कर पाएगा। इसलिए मैं एक बार बताइए, आप ये जो कह रहे हैं कि पैसा लुटाता है वही जीत कर आता है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए तो जनता भी तो जिम्मेदार है। इसीलिए मैं जनता को आगाह कर रहा हूँ। इस देश की जनता भोली भाली है, सीधी साधी जनता है। हमारे लोग उसके लुभावने बातों में फंस जाते हैं और उनको अपना सपोर्ट कर देते हैं। जैसा कि सिवान का आप देखते हैं, सिवान जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम करके और लोग आसानी से जीत हासिल कर लेते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक उदाहरण देना चाहता हूँ। इस देश में, इस बिहार में नाच आता है और नाच में एक पाठ करता है वो अनपढ़ नाच वाला। तो एक चौराहे पर बच्चा उसको जब मिलता है, उसका नामकरण करने चलता है, तो वहाँ पर वो सोचने लगता है कि इस बच्चे का नाम क्या रखे, हिंदू रखे कि मुसलमान रखे। तो वहाँ सोच विचार करके वो अनपढ़ नाच वाला एक गाना गाता है कि ना ये हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, ना ये हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो अगर उससे भी हम लोग इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है। और आमतौर पर देखा जाता है कि रिश्तों में भी जब लोग रिश्ता खोजते हैं अपने बहन या बेटी के लिए, तब कहीं ना कहीं एक योग्य लड़का का चुनाव करते हैं कि एक लड़का जो कि हर तरह से योग्य हो उसको ही चुनते हैं। लेकिन जब बात सरकार चुनने की आती है, जब बात विधायक और सांसद चुनने की आती है, तब लगातार इस तरह की बात कही जाती है कि लोग अपने जाति, अपने बिरादरी, अपने मजहब को देखने लगते हैं। और यही कारण है कि जो विकास 5 साल में होने थे, या फिर सरकार जिसके लिए प्रावधान जो लाया गया था, बाबा साहब ने जो संविधान बनाई थी और चुनाव की जो प्रक्रिया बनाई गई थी, कहीं ना कहीं वो चुनावी प्रक्रिया कमज़ोर नज़र आता है, क्योंकि लोग अपना जात पात देखने लगते हैं और फिर ऐसे विधायक और सांसद जीत कर सत्ता पे बैठ जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उन्हीं वोटरों का, आप जैसे वोटरों का कहीं ना कहीं शोषण करते हैं। और उसका कारण होता है कि एक दिन सबको सड़कों पर उतर के इनके तरफ प्रदर्शन करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो वोट की ताकत है, उस ताकत को भी पहचानने की जरूरत है। उस ताकत को पहचानिए तो वोट की ताकत मिला है। और कभी भी हम भी लगातार अपील करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि कभी भी अपने बुद्धि और विवेक से फैसला ले और बेहतर और योग्य उम्मीदवार का चुनाव करे, जो कि देश का विकास करे आपके शहर के साथ साथ। तमाम तरह की आज खबरें दिखाएंगे भारत बंदी पे, बने रहिए लगातार हमारे साथ।